मानव इतिहास में महान खोजकर्ताओं के बहुत से किस्से कहानियां हैं। दुनिया जिन्हें याद रखती है, ऐसी जगहों ऐसी रास्तों को उन्होंने खोज निकाला जहां जाने की हिम्मत और किसी में नहीं थी। सफलता की ऐसी बहुत सी कहानियां मिल जाएगी आपको, मगर हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। कुछ कांत दिल दहला देने वाला था। 129 बदनसीब लोग जो आर्टिक में एक रास्ता खोजने के लिए निकले थे, उनका ये सफर उन्हें उस सर्द जहन्नुम में विनाश की ओर ले गया। आज भी ये पता ना चल सका कि उनके साथ क्या हुआ। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये सब हकीकत में हुआ था। सन 1800 ईस्वी की शुरुआत होते ही इंसान का भविष्य एक अलग आकार लेने लगा। यूरोप में 12 साल चलने वाले नेपोलियन युद्ध और इनलाइनमेंट जैसी बातों ने इतिहास को बदल के रख दिया। ये वो सुनहरा दौर था इंसान के लिए, जब वो बिना रोक टोक के विज्ञान को समझ भी सकता था और दूसरों को समझा भी सकता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अर्थव्यवस्था को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था, और ये वो समय था जहां ब्रिटिश साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और महान साम्राज्य था, और खुद को और महान बनाने के लिए उन्हें आसपास के देशों से व्यापार करना था, जिसके लिए जरूरत थी सही रास्तों की। दुनिया का नक्शा लगभग तैयार हो चुका था, सिवाय एक जगह के। आर्कटिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता अभी तक नहीं खोजा गया था, हालांकि कोशिश बहुत हुई थी। बरतानवी लोगों का ये एक सपना था कि वो इस रास्ते को खोज निकाले, क्योंकि ये एशिया पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। उस जमाने में आमतौर पर समुद्री जहाजों को बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता था, अमेरिका से होकर गुजरना पड़ता था। 1840 के आसपास बर्तानिया ने नॉर्थ वेस्ट समुद्री रास्ते को खोजने का फैसला किया और तैयारियां शुरू हो गई। 2 सबसे शक्तिशाली और आधुनिक बरतानवी जहाजों को इस खोज के लिए चुना गया। सन 1828 में बनाया गया HMS एरेबस, जो एक जंगी जहाज था और 105 फुट लंबा था, और दूसरा HMS टेरर। यह एरेबस से आकार में थोड़ा छोटा था, मगर सबसे मजबूत जहाजों में से एक था। खोज पर निकलने से पहले इन जहाजों के आगे हिस्से पर लोहे की चादर चढ़ाई गई, क्योंकि आर्टिक में इन्हें बर्फ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इन समुद्री जहाजों में पहली बार प्रोपेलर की टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, जो इसे और रफ्तार दे सकती थी। अगर हवा ना भी हुई तो ये अपना सफर आगे बढ़ा सकते हैं। डिसैलिनेशन इक्विपमेंट भी इन जहाजों पर मौजूद थे, जो समुद्री खारे पानी को साफ पीने के पानी में बदल सकता था। ठीक इन्हीं दिनों डाइविंग सूट का आविष्कार भी हुआ था, और शायद ये वो पहले जहाज थे जिन पर डाइविंग सूट मौजूद थे। अगर प्रोपेलर में बर्फ फंसती है तो ये नीचे जाकर उसे निकाल सकते हैं। मतलब इसी मकसद के लिए ये डाइविंग सूट रखे गए थे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फोटोग्राफिक कैमरा भी इन दिनों नया नया आया था। जो सबसे पहले कैमरा बिका था वो इसी खोज के लिए लिया गया था। और भी कुछ ऐसी चीजें इन जहाजों में लगाए गए थे जो इन्हें उस जमाने के सबसे आधुनिक जहाज बनाते हैं। आजकल तो आर्टिक में जाने के लिए ये सारी चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर उस जमाने के लोगों के लिए ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वो अंतरिक्ष में जा रहे हो। 3 सबसे माहिर कमांडिंग ऑफिसर्स को इस खोज की अगुवाई के लिए चुना गया था। सर जॉन फ्रैंकलिन, जिसने पहले भी आर्टिक में नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढने की नाकाम कोशिश की थी, वो भी फंस चुके थे, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने चमड़े के जूते का लिए थे। वापस आने पर उनका मजाक भी उड़ाया गया, मगर उसने अपने लोगों को जिंदा रखा, और जो कोई भी उसके साथ अभियान पर गया था वो उनकी अच्छाई की तारीफें ही करता था। सेकंड इन कमांड सर फ्रांसिस क्रोजियर को चुना गया था, और तीसरे नंबर पर सर जेम्स फिट्जजेम्स। बाकी के 126 लोग इन्हीं के नीचे काम करते थे। इन लोगों में से बस कुछ ही पहले आर्टिक में जा चुके थे, बाकी सभी के लिए ये पहली बार था। वैसे तो इस जगह पर खतरा ही खतरा मंडराता है, मगर सेलर्स के लिए सबसे बुरी बात ये थी कि यहाँ कंपास काम नहीं करते, तो दिशा समझना मुश्किल हो जाता है। कई महीनों के लिए दिन और कई महीनों की रात होती है। तापमान -30 या कभी कभी 40 तक भी पहुंच जाता है। सर्दियों में वहाँ का पूरा समुंदर जम जाता है, जिससे जहाज वहीं फंस जाते हैं, और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो जहाजों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मगर फिर भी समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मौजूद होते हैं। इन जहाजों को धीमी रफ्तार में आगे बढ़ना पड़ता है, वरना जहाज को नुकसान पहुंच सकता है।
ये एक ऐसा बंजर इलाका है जहाँ सिर्फ 3 चीजें ही नजर आती है, पानी, बर्फ और पत्थर। 19 मई 1845 में 2 जहाजों ने लंदन की बंदरगाह से अपना सफर शुरू किया। इन जहाजों पर 132 इंसान और 3 जानवर थे, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक बंदर, जो कि फ्रैंकलिन की पत्नी की तरफ से एक तोहफा था। इसके अलावा इन जहाजों पर 2 टन तंबाकू, 7,500 लीटर शराब, 12,000 किताबें, बहुत से पोशाक, स्पोर्ट्स का सामान और सबसे अहम 16,000 खाने के डब्बे थे। ये टिन कैन के आविष्कार के शुरुआती दिन थे। इसमें तकरीबन हर तरह का खाना था और यही इन लोगों का राशन था। जब ये जहाज लंदन से निकले, वेलफिश आइलैंड पर इन्हें रुकना पड़ा सामान भरने के लिए और ये आर्कटिक के करीब थे। इस सफर के दौरान इनके 5 लोग बीमार हो चुके थे, जिन्हें आइलैंड पर इलाज के लिए उतारा गया। बाकी बचे 129 लोग। ये आखिरी बार था जब इन लोगों ने अपने प्यारों को खत लिखे। सभी में एक जोश था, खुश थे वो। उनका मानना था कि वो इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने वाले हैं। 12 जुलाई 1845 में 2 जहाजों ने लंदन की बंदरगाह से इन्होंने सफर शुरू किया। बफन बे के समुंदर को पार करते हुए ये लैनकेस्टर नामी चैनल में दाखिल हुए। ये वो आखिरी स्थान था जहां 2 व्हेल पकड़ने वाले जहाजों ने इन्हें देखा था। इसके बाद ये लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। 150 साल तक किसी को इनका नामो निशान भी नहीं मिला, मगर समय के साथ साथ कुछ सबूत सामने आए। आज भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था, ये कहाँ गए थे, 5 साल में इन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। इस खोज की जानकारी आपको द फ्रैंकलिन लॉस्ट एक्सपेडिशन नाम से मिल जाएगी इंटरनेट पर। और 2018 में इसी खोज पर द टेरर नाम की एक सीरीज आई, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसे सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है और इसे एक्यूरेट बनाने की भी बहुत कोशिश की गई है, मगर फिर भी इसमें कुछ ख्याली बातों को डाला गया है। फिर भी इस कहानी को देखने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों ने वहां क्या क्या झेला होगा और ऐसे हालात में इंसान क्या करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको आर्कटिक के सफर पर। टोटल 10 एपिसोड्स है, तो कहानी जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत इसी जानकारी से होती है कि सन 1845 में रॉयल नेवी के 2 जहाज HMS टेरर और HMS एरेबस इंग्लैंड से रवाना हुए ताकि आर्कटिक से गुजरने वाले किसी समुद्री रास्ते को खोज सके। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने दौर के सबसे उन्नत समुद्री जहाज थे। इन्हें सबसे आखिर में यूरोप के व्हेल पकड़ने वालों ने बफन बे में देखा था, जब ये आर्कटिक की भूल भुलैया में दाखिल होने के लिए अच्छे मौसम का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों ही जहाज फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। समय है सन 1850 का। इन 2 जहाजों को गायब हुए 4 साल हो चुके थे। रॉयल नेवी की तरफ से एक सर्च पार्टी सर जेम्स रॉस और सर जॉन की अगुवाई में आर्कटिक आए थे। आर्कटिक के आसपास के बहुत से इलाकों में ये उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर एरेबस और टेरर के साथ साथ वो सभी लोग भी गायब हो चुके थे। आर्कटिक के क्षेत्र में रहने वाले एस्किमो लोगों से ये पता करने आए थे कि 129 लोग कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि एस्किमो लोगों ने ये दावा किया था कि उन्होंने जहाज की टोली को आखिरी बार देखा था। दोस्तों, उत्तरी अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, कनाडा और आर्कटिक के कुछ बर्फीले इलाकों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहते हैं। इनके पूर्वज यहाँ आबाद थे, तो समय के साथ साथ इनके शरीर में ऐसे जेनेटिक बदलाव आ चुके हैं कि ये इस खतरनाक इलाके में रह सकते हैं और खुद को जिंदा भी रख सकते हैं। इन एस्किमो लोगों को इनुइट भी कहा जाता है और इसके अलावा भी बहुत से नाम है। खैर, यहाँ ये एस्किमो आदमी अपनी भाषा में बात कर रहा था। जॉन को उनकी भाषा थोड़ी बहुत आती थी, इसलिए वो जेम्स के लिए अनुवाद कर रहा था। ये एस्किमो बताता है कि उन्होंने कई पैदल लोगों को देखा, वो भूख से बेहाल थे। जेम्स पूछता है कि क्या वो उनसे मिले, तो एस्किमो बताता है कि हमने वहाँ कैप्टन को देखा, उसका नाम एक लूका था, वो हमारी भाषा बोल रहे थे। जेम्स अपने दोस्त फ्रांसिस क्रोजियर के बारे में पूछता है, जो कि HMS टेरर के कप्तान थे। वो आदिवासी फ्रांसिस को अगलूका बता रहा था। वो उसे फ्रैंकलिन, जेम्स और फ्रांसिस की तस्वीरें दिखाता है, तो वो एस्किमो फ्रांसिस क्रोजियर की तरफ इशारा करता है कि ये है अगलूका।
वो हमारी भाषा बोल रहे थे और मरने ही वाले थे। वो दक्षिण की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि वो पैदल घर जा रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल से चल पा रहे थे और टुनबाक उनके पीछे था। जेम्स पूछता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। एस्किमो आगे बताता है कि वो टुनबाक उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो 2 पैरों पर भी चलता और 4 पैरों पर भी। वो जीभ बनाता मांसपेशियों से, बड़ा ही अजीब था और वो शामन से जुड़ा था। बात करें शामन की तो ये उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक दुनियाओं के बीच माध्यम का काम करता हो। माना जाता है कि शामन के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है। वो अच्छे और बुरी आत्माओं से बात कर सकते हैं और इन शक्तियों द्वारा वो बदकिस्मती, बीमारी या और भी बहुत से रोगों का इलाज करते हैं। अंत में इसे डिटेल से जान लेंगे। खैर, इन्हें समझ नहीं आती कि आखिर ये इंसान किस बारे में बात कर रहा है। जेम्स पूछता है कि फ्रांसिस ने क्या कहा इसे। वो एस्किमो कहता है कि आपके दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मेरे पीछे आने वालों से कहना कि वो रुके नहीं, जहाज जा चुके हैं, गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। बता देना उन्हें कि हम जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी के साथ वो फ्रांसिस क्रोजियर के कोट के बटन उसकी तस्वीर पर रख देता है और ये बन जाता है एक रहस्य। कहानी के इस पहले हिस्से को याद रखें क्योंकि हम अंत भी यहीं से करेंगे। समय सन 1846। 4 साल पहले एरेबस और टेरर जहाज आर्कटिक की सीमा में दाखिल हो चुके थे। इन्हें सफर पर निकले 1 साल गुजर गया है। 5 लोगों को ग्रीनलैंड में बीमारी की वजह से घर भेज दिया गया और बाद में जब ये बीचे आइलैंड पर रुके थे तो इनके 3 और साथी जान की बाजी हार गए। उन्हें बीचे आइलैंड पर ही दफनाया गया और अब ये किंग विलियम आइलैंड की तरफ रवा दवा है। सर जॉन फ्रैंकलिन, जिनके नाम पर ही इस अभियान को नाम दिया गया था, वो फ्रांसिस क्रोजियर के सीनियर भी है। वो एरेबस नामी जहाज के कप्तान भी है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो इस पूरे अभियान को कमांड कर रहे हैं। अभियान के लिए सभी जरूरी फैसले वही करते हैं। उनके साथ है सर जेम्स फिट्जजेम्स, जो एरेबस के सेकंड इन कमांड है। जेम्स, फ्रांसिस और फ्रैंकलिन सबसे ऊंचे ओहदे पर है। इनके अलावा और भी रॉयल नेवी ऑफिसर्स इन दोनों जहाजों पर मौजूद है और ज्यादा तादाद क्रू की है, जिसमें बावर्ची, सफाई वाले, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक एक लाइब्रेरियन, कुछ वैज्ञानिक और हाँ, मरीन भी शामिल है, यानी कि सैनिक। वैसे तो ये पूरी कहानी 126 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, मगर हमारा ध्यान सिर्फ अहम लोगों पर ही होगा। ये जो 3 कमांडिंग ऑफिसर्स है, इन्हें तो याद ही रखे, इनके नाम बार बार आएंगे। और ये भी याद रखे कि एरेबस नामी जहाज साइज में बड़ा है, वो बर्फ तोड़ सकता है, वही आगे है और ज्यादा लोग उसी पर मौजूद है। जॉन फ्रैंकलिन और जेम्स फिट्जजेम्स एरेबस पर होते हैं। टेरर जहाज थोड़ा छोटा है मगर फिर भी काफी मजबूत है। उसकी कमांड फ्रांसिस क्रोजियर के पास है और फिर उसके साथ कुछ नेवी ऑफिसर्स काम करते हैं। तो अब चूंकि ये लोग आर्कटिक की भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो यहाँ कंपास सही से काम नहीं करता। एरेबस पर हम देखते हैं कि जेम्स कंपास की ओर देख रहा था, जो बस घूमे ही जा रहा था। दिशा को समझ पाना मुश्किल हो रहा था। वो अपने सीनियर यानी फ्रैंकलिन से कहता है कि हमें रोजाना ही बड़ी अजीब सी रीडिंग्स मिल रही है सर। तो फ्रैंकलिन कहता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ की स्थिति तो रोजाना ही बदलती रहती है, लेकिन फिलहाल हम इसके सर्कल के अंदर है। दोस्तों, 18वीं सदी में समुद्री जहाज या तो सितारों को पढ़कर अपना दिशा मालूम करते या कंपास, बल्कि कंपास अहम होता, मगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिशा बताना मुश्किल हो जाता और इन लोगों के साथ अब यही हो रहा था। वैसे आजकल के दौर में हम सिर्फ कंपास के मोहताज नहीं रहे। पुराने जमाने में इसी वजह से जहाजों के भटक जाने का खतरा रहता था। खैर, जेम्स और फ्रैंकलिन बातें ही कर रहे थे कि तभी इन्हें टेरर जहाज से सिग्नल मिलता है। टेरर इनसे कुछ दूरी पर ही था। एरेबस आगे था और टेरर पीछे। असल में कैप्टन फ्रांसिस क्रोजियर आइस रिपोर्ट की मांग कर रहे थे, जिस पर सर जॉन फ्रैंकलिन कहते हैं कि फ्रांसिस से कह दो कि जेम्स और मैं उनसे डिनर पर मिलेंगे। दोस्तों, ये वो समय है जहां ब्रिटिशर्स में सर का शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही आम था, तो हम भी कुछ कैरेक्टर्स के साथ ये इस्तेमाल करेंगे।
एरेबस की तरफ से इन्हें संदेश मिल जाता है कि शाम के खाने के लिए सर जॉन और सर जेम्स टेरर पर ही आ रहे हैं। इसलिए फ्रांसिस अपने साथियों को बता देता है कि उनके लिए खाने का इंतजाम करे। फ्रांसिस को जेम्स शायद पसंद नहीं था। जेम्स एक आध युद्ध पर गए थे और जब भी वो सब मिलकर बैठ जाते तो वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता था। शाम होने से पहले ही जॉन और जेम्स टेरर पर खाने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ ऊंचे ओहदे के ऑफिसर्स ही एक साथ खाना खाते हैं। क्योंकि ये रॉयल नेवी है तो यहाँ रुतबे और ओहदे के लिहाज से ही इंसान की पहचान होती है। केबिन क्रू से हमें मिलवाया जाता है। इनमें से कुछ किरदार बहुत ही अहम है क्योंकि वो अंत तक कहानी में रहेंगे और उनकी वजह से कहानी पर काफी गहरा असर भी पड़ेगा। एक टेबल के इर्द गिर्द 5 लोग बैठे थे। ये केबिन क्रू था, मतलब सबसे निचले लेवल के लोग। वो आपस में बातें कर रहे थे। टेरर पर एक कुत्ता था तो कुत्ते को लेकर ये बातचीत शुरू करते हैं। खासकर कहानी का एक अहम किरदार जिसका नाम कॉर्नेलियस हिकी है और वो सफाई वगैरह का काम करता है। वो कहता है कि इस कुत्ते का रुतबा हमसे ऊंचा है। ये रातों को डेक पर पहरा देता है। खैर वैसे तो ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे मगर हिकी की बातों से समझ आने लगती है कि वो ऊंच नीच के खिलाफ है। इन्हीं में से एक लड़का था, डेविड यंग। वैसे तो वो ठीक लग रहा था, सभी खाना खा रहे थे मगर अचानक से वो खून की उल्टियां करने लगा। उसके साथ बैठे लोग उसकी मदद करते हैं। सिपाही मिस्टर हिकी के वो पीछे हट जाता है। वैसे तो कहानी में मिस्टर हिकी के फितरत को बाद में दर्शकों के सामने लाया जाता है मगर चूंकि ये एक एक्सप्लेनेशन है तो हम इसे राज नहीं रख सकते क्योंकि फिर कैरेक्टर को समझने में मुश्किल होगी। टेरर और एरेबस दोनों पर ही डॉक्टर्स मौजूद थे, बल्कि एरेबस पर तो एक सर्जन भी था। उसका नाम मिस्टर गुडसर था और वो भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। आगे उसे अच्छे से जान जाएंगे हम। खैर इस लड़के को डॉक्टर अलेक्जेंडर के पास लाया जाता है जो उसे डॉवर्स पाउडर देता है। याद रहे ये आज का समय नहीं है। आम सी बीमारियों का भी इलाज मुमकिन नहीं और बीमारी का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। खैर शाम के खाने पर हम टेरर में सबसे ऊंचे ओहदे वाले ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक साथ खाना खा रहे थे। जेम्स अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था मगर फ्रांसिस को इस सब में दिलचस्पी नहीं थी और न ही ये दोनों एक दूसरे को खास पसंद करते थे। सर जॉन कहते हैं कि मैंने और मिस्टर रीड ने आज बर्फ के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम बर्फ के जिन टुकड़ों के पास से गुजर रहे हैं ये गर्मियों में नजर नहीं आती। इसका मतलब कि सर्दियां शुरू होने वाली है। उन्हें अपनी भी तैयारियां शुरू करनी होगी क्योंकि इस जगह पर अभी तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। तो इसलिए सर जॉन कहते हैं कि हम इस जगह का नाम सर जेम्स रॉस के नाम पर रख देंगे। असल में यही वो इंसान था जिसने इस अभियान की शुरुआत की थी। सर जॉन और जेम्स को भरोसा था कि उन्होंने ज्यादा सफर तय कर लिया है और सर्दियां शुरू होने से पहले ही वो प्रशांत महासागर तक पहुंच जाएंगे। बस कुछ ही हफ्तों की तो बात है, उन्हें वो रास्ता मिल जाएगा। मगर फ्रांसिस क्रोजियर इस जगह से अनजान नहीं थे। वो जानते थे कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। उसकी बातें सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है। कहता है कि तुम्हें हमारी कामयाबी पर शक क्यों है? हम कोई छोटी मोटी नाव तो नहीं चला रहे। तो फ्रांसिस जवाब में कहता है कि ऐसे खतरनाक जगहों पर टेक्नोलॉजी किस्मत के आगे हार मान जाती है। खाना खाने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर आकर इन्हें खबर देता है कि उस लड़के को दवाई दी गई है। अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर है मगर मरीज को जानलेवा रोग है, अंदर खून बह रहा है, उसका बचना नामुमकिन है। ये सुनकर सर जॉन कहते हैं कि डॉक्टर स्टैनली से उनकी जांच करवाओ। असल में डॉक्टर स्टैनली एरेबस पर होते थे। फ्रांसिस नाव भेजने की बात करता है कि हम उसे यहाँ ले आते हैं मगर सर जॉन बताते हैं कि नहीं, हम उस लड़के को अपने साथ एरेबस पर ले जाएंगे, वहाँ उसका इलाज होगा। ताज़ा हवा से वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अलेक्जेंडर और फ्रांसिस ये मशवरा देते हैं कि वो उस लड़के को ना ले जाए, उसकी हालत बहुत बुरी है। मगर सर जॉन जिद करते हैं। डेविड यंग के साथ जो हुआ उससे बाकी क्रू भी चिंतित था क्योंकि पिछली सर्दियों में जब ये बीची आइलैंड के करीब थे वहाँ इनके 3 लोग मारे गए थे। उन्हें वहीं दफनाया गया। तो पता नहीं इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। बीमार डेविड यंग को लिए सर जॉन, जेम्स और बाकी लोग नाव में बैठे ही थे। वो एरेबस की तरफ आ रहे थे। प्रोपेलर को चालू कर दिया गया था। हेनरी फॉस्टर कॉलिंस जो कि एरेबस के सेकंड मास्टर थे, वो जहाज को आगे बढ़ाने के आदेश देता है और तभी एक हादसा हुआ।
एयरबस जहाज को एक जोरदार झटका लगा जिससे एक आदमी पानी में गिर गया। वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं मगर पानी इतना ठंडा था कि इंसान को मारने के लिए बस चंद सेकंड से काफी थे और वो लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाते। हालांकि कॉलिंस पानी में छलांग लगाने वाला था मगर बाकी सब उसे रोकते हैं कि तुम उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते, और ये चौथा इंसान था जो इस खोज में मर गया। डेविड यंग भी काफी बीमार है, तो अगर वो भी मर गया तो तादाद 5 तक पहुंच जाएगी। एयरबस में डॉक्टर स्टैनली डेविड यंग की जांच करते हैं। उसके शरीर पर बीमारी के लक्षण साफ साफ नजर आ रहे थे। डेविड कहता है कि उसे शक था क्योंकि अक्सर उसके सिर में दर्द रहता था मगर उसने किसी को नहीं बताया। वो नींबू का शरबत पीता था। उस समय गुडसर भी वहां मौजूद थे। वो डेविड से कहता है कि नींबू के शरबत से कोई इलाज नहीं होता डेविड। क्रू को सख्त आदेश है कि बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास आए। डेविड कहता है कि मैं सर जॉन को निराश नहीं करना चाहता था, तो डॉक्टर स्टैनली गुस्से में कहते हैं कि अपने 3 साथियों को दफनाने के बाद भी तुम सर जॉन को निराश करने से डर रहे थे लेकिन मरने के लिए तैयार हो। वहां सर जॉन को खबर मिलती है कि एयरबस को लगे झटके का कारण प्रोपेलर में बर्फ का एक बड़े टुकड़े का पसना है। अब वो पूरी तरह जाम है जिस वजह से जहाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक ऑफिसर बताता है कि असलियत तो सुबह ही पता चलेगी, वो इसका कोई हल ढूंढ लेंगे। वही हम फ्रांसिस को देखते हैं जो उस समय को याद कर रहा था जब उसके जैसे और ऑफिसर्स को एक थिएटर में आमंत्रित किया गया था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के ऐतिहासिक पलों को दर्शाया जा रहा था और अंत में उन्हें भी सराहा गया। मगर अब अतीत को याद करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सब अब पीछे रह चुका है। इनकी किस्मत का फैसला ये जगह तय करेगी। दुनिया से ये कट चुके हैं, इनके लिए कोई मदद नहीं आ सकती। ये एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। वहां एयरबस पर डॉक्टर गुडसर डेविड के पास बैठे हुए थे। डेविड काफी डरा हुआ था। वो गुडसर से कहता है कि मेरे मरने के बाद आप मेरा ऑपरेशन मत करना, मैं इसी हालत में कब्र जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर गुडसर जो कि एक बहुत अच्छे इंसान थे बिल्कुल अपने नाम की तरह, वो डेविड से कहते हैं कि अगर सर जॉन ने आदेश दिए तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा डेविड। इससे हमें आने वाले वक्त का पता चलेगा, बाकी लोगों को मदद मिलेगी। हमें पहले के लाशों के साथ भी यही करना पड़ा था क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है, पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी बीमारी थी। शायद इस तरह हम बाकी लोगों को इस बीमारी से बचा पाए। ये सुनकर डेविड कहता है कि ठीक है, अगर सर जॉन कहते हैं तो आप मेरा ऑपरेशन कर सकते हैं। उसे हौसला देने के लिए डॉक्टर गुडसर बताते हैं कि जब लोग मरने वाले होते हैं डेविड तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं जैसे उसके अपने उन्हें बुला रहे हो। डेविड कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैंने ना अपनी माँ को देखा है ना अपने पिता को। जिस पर गुडसर बताते हैं कि फिर फरिश्ते शायद तुम्हें बुला रहे हो, वो मीठी मीठी गीत गा रहे हो। डेविड की हालत बुरी थी। पूछता है कि आप कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के पास जाने वाला हूँ। गुडसर कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें रास्ता नजर आएगा, तुम आवाज लगाना कि रास्ता कहाँ है। डेविड अपनी आंखें बंद करता है और घबराहट में कहता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसी जगह पर। गुडसर उसे समझाते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को इस दुनिया से विदा लेते देखा है, वहाँ बहुत शांति मिलती है डेविड। फिर डेविड अपनी अंगूठी दिखाकर कहता है कि मेरे मरने के बाद ये अंगूठी मेरी बहन तक पहुंचा देना। मैंने इसे निकालने की बहुत कोशिश की मगर ये मेरी उंगली से निकल ही नहीं रही, और सर जॉन को मत बताना कि मैं मौत से डरा हुआ था। जिस पर गुडसर उससे वादा करते हैं कि वो ऐसा ही करेगा। आधी रात को डेविड के साथ कुछ अजीब होता है। उसे एक आदमी नजर आया, एक एस्कीमो, जिसने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहने रखा था। वो डेविड को घूर रहा था। उससे डर कर डेविड जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भागिए, ये आदमी भागने को कह रहा है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। डर के मारे उसकी पेशाब निकल गई थी। गुडसर को बहुत बुरा लगता है डेविड यंग के लिए। वो ये बात डॉक्टर स्टैनली को बताने जाते हैं। वो कहते हैं कि मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा था जो मुझे नहीं दिखा, लेकिन डॉक्टर स्टैनली इसे भ्रम कहकर उसकी बात को टाल दे रहे हैं और ये भी कि कल हम उसकी ऑटोप्सी करेंगे। देर हो चुकी है, आप थोड़ा आराम कर ले। वही टेरर पर फ्रांसिस को खबर मिलती है कि उन्हें बर्फ की वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। फ्रांसिस जब देखने गया तो उसे पता चलता है कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उत्तर से उनकी तरफ आ रहे हैं और ये बर्फ के टुकड़े गर्मियों की वजह से नहीं टूटे थे,
इस पर फ्रांसिस कहता है कि अगर कल सर जॉन ने इस बारे में मीटिंग नहीं बुलवाई तो मैं मीटिंग बुलवाऊंगा। एरेबस प्रोपेलर की खराबी की वजह से वहीं खड़ा था और क्रू भी जागा हुआ था। आज ठंड हद से ज्यादा थी। अगले दिन एरेबस पर प्रोपेलर को ठीक करने के लिए मिस्टर कॉलिंस को पानी में जाना था, जिसके लिए उन्हें एक भारी भरकम डाइविंग सूट पहनाया गया। ये काम बहुत ही खतरनाक था, इसलिए मिस्टर कॉलिंस घबराए हुए थे। तब सर जॉन उसे हिम्मत देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो कॉलिंस। याद रखो, ईश्वर हर जगह होते हैं और तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ आज तक कोई इंसान नहीं गया। अब कॉलिंस को रस्सियों की मदद से नीचे उतारा गया। नीचे उतरने से पहले ही उसने अपने लोगों को समझा दिया था कि अगर मैं एक बार रस्सी खींचूं तो मुझे ऊपर खींचना, अगर 2 बार तो समझ जाना सूट में पानी भर गया है और तुम मुझे तुरंत ही ऊपर ले आना, ये बहुत जरूरी होगा। कॉलिंस पानी में जाते हैं। प्रोपेलर में फंसी बर्फ को वो तोड़ने में तो सफल रहे, मगर तभी पानी के अंदर उन पर एक डर सा हावी होने लगा। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसी इंसान की लाश उसे नजर आई जो एक दिन पहले पानी में डूब के मर चुका था। कॉलिंस को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाश उसी की ओर बढ़ रही हो। घबराहट की हालत में वो कई बार रस्सी को खींचता है ताकि उसे ऊपर लाया जा सके। खैर उसे ऊपर तो लाया गया। ठंड उसे बहुत लगी थी। वो बाकी सबको बताता है कि प्रोपेलर का एक ब्लेड मुड़ चुका है, मैंने बर्फ तो निकाल दी है। वो ठंड से कांप रहा था। जेम्स पूछता है कि तुम कुछ और बताना चाहते हो? कॉलिंस कहता है कि नहीं, असल में वो लाश वाले हादसे का जिक्र करता ही नहीं, क्योंकि वैसे भी वो एक बेमतलब सी बात होती। सर जॉन कहते हैं कि आपने कमाल कर दिया मिस्टर कॉलिंस, मैं भी हमेशा से पानी में जाना चाहता था। नीचे जाकर आपको कैसा लगा? तो कॉलिंस कहते हैं कि किसी सपने जैसा सर, लेकिन उसके चेहरे से हम समझ पाते हैं कि उसका मतलब किसी भयानक सपने से था। ठीक उसी समय जहाज के निचले हिस्से में डॉक्टर गुडसर और डॉक्टर स्टेनली डेविड यंग की ऑटोप्सी कर रहे थे। शरीर के सभी अंग को निकालकर उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलती कि आखिर मौत की वजह क्या थी, क्योंकि ना तो लिवर फटा था ना ही कुछ और। गुडसर कहते हैं कि कहीं से भी स्कर्वी के लक्षण नजर नहीं आ रहे। खैर बाद में लाश को वापस से सी लिया जाता है। शिप पर ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है, खासकर एरेबस को जो नुकसान पहुंचा था उस बारे में। बातचीत के दौरान पता चलता है कि प्रोपेलर की खराबी की वजह से एरेबस की रफ्तार कम हो चुकी है, बल्कि आधी हो चुकी है। सर जॉन कहते हैं कि हम मंजिल के बहुत करीब है, हमें रुकना नहीं चाहिए। जिस पर फ्रांसिस कहते हैं कि इस समय हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमारे सामने सिर्फ बर्फ ही नहीं है, जमी हुई बर्फ है और आप इसे सितंबर में पार करने की बात कर रहे हैं। इस तरह हमें कई हफ्तों का समय लग जाएगा और अगर सर्दियां बढ़ गई तो हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि एरेबस की वजह से हमारी रफ्तार भी कम हो गई है। यहाँ इन लोगों को चुनाव करना था, खासकर सर जॉन फ्रैंकलिन को। ये किंग विलियम लैंड के करीब थे। फ्रांसिस सलाह देता है कि हमें किंग विलियम लैंड के पूर्व में जाना चाहिए। हाँ, हमारा रास्ता लंबा हो जाएगा मगर खतरा कम होगा। अगर सर्दियां बढ़ती है और अगर हम बुरी तरह फंस गए तो हमें बचाया जा सकता है। मगर सर जॉन चाहते थे कि वो उत्तरी रास्ते से जाए। हो सकता है उन्हें नॉर्थ वेस्ट पैसेज भी मिल जाए और सर्दियां शुरू होने से पहले ही वो प्रशांत महासागर तक भी पहुंच जाए। ये सुनने में आसान लग रहा था, मगर वहां का नक्शा अभी बना ही नहीं था। और सर्दियों का डर इसलिए क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आता है तो पानी जम जाता है और उसके साथ जहाज भी वहीं फंस जाते हैं। 8-9 महीनों की सर्दियां इन्हें एक ही जगह पर बितानी पड़ती और अगर गर्मियों में बर्फ जल्दी नहीं पिघली तो शायद बर्फ के ये बड़े बड़े टुकड़े समुद्र में कहीं और बह जाए और अपने साथ ये जहाजों को भी ले जाए। फ्रांसिस की सलाह मानने में अक्लमंदी थी, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि सभी को सिर्फ कामयाबी ही नजर आ रही थी। उन्हें अपने जहाजों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो कहते हैं ना कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, वही इनके साथ हो रहा था। शायद सर जॉन इसलिए भी नहीं मान रहे थे क्योंकि फ्रांसिस एरेबस को छोड़ने की बात कर रहे थे। फ्रांसिस समझाते हैं कि हमें एरेबस को यहीं छोड़कर टेरर की मदद से पूर्व दिशा में जाना चाहिए। इस तरह हम शायद किंग विलियम लैंड का चक्कर भी काट ले और अगर रास्ता ना भी मिला तो हम किसी बंदरगाह पर रुककर पूरी सर्दियां सुरक्षित तरीके से गुजार लेंगे और बसंत आने पर दोबारा से रवाना होंगे। हाँ, हम एक दूसरे से उकता जाएंगे मगर जिंदा रहेंगे। लेकिन सर जॉन उसकी बात नहीं सुनते।
और कहते हैं कि हम एरेबस को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपनी मंजिल से 2 हफ्ते की दूरी पर है। ईश्वर की मेहरबानी से साल खत्म होने से पहले ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस पर फ्रांसिस गुस्सा होकर कहते हैं कि अगर आपकी बात गलत हुई तो ये आत्महत्या होगी, क्योंकि फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। सर जॉन कहते हैं कि मैं एरेबस को कमांड करता रहूंगा, उसकी रफ्तार कम होने की वजह से हम टेरर को आगे रखेंगे। हाँ, वो बर्फ तोड़ने वाला जहाज नहीं है, मगर फिर भी वो सही सलामत है और योजना के मुताबिक हम किंग विलियम लैंड के पश्चिम से ही आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद जहाज पर भी इस योजना का ऐलान होता है और दोनों जहाज सर जॉन के आदेश पर आगे बढ़ते हैं। मगर सफर शुरू करने से पहले डेविड यंग को पास के एक टापू पर दफनाने के लिए ले जाया गया। कब्र में उतारते समय उसका कॉफिन खुल जाता है, जिसे बंद करने मिस्टर हिकी नीचे उतरते हैं। हालांकि कोई और ये नहीं करना चाहता था। उसके साथी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तब हिकी कहता है कि ये मैंने इसके पिता के जज्बात को ध्यान में रखते हुए किया। इस कब्र वाले सीन को आप याद रखना। आगे जाकर हम इसे एक जरूरी सबक सीखेंगे कि जब किसी इंसान पर मुश्किल समय आता है तो वो किस हद तक गिर सकता है, चाहे उसके दिल में कितनी ही दया क्यों ना हो। मुश्किल वक्त आने पर इंसान की असली फितरत सामने आ ही जाती है। अब 6 दिन बाद हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे फ्रांसिस ने अंदाजा लगाया था और दोनों ही जहाज जमी हुई बर्फ में फंस चुके थे। सर्दियां आ गई। सर जॉन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था जो इन सभी की जान ले लेगा। ये 8 महीनों के लिए यहाँ फंस चुके थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ फंस चुके थे और अगले साल का इंतजार करने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। बदकिस्मती देखे ना कि इतिहास में 1845 से लेकर 1850 तक आर्कटिक का मौसम सबसे ज्यादा ठंडा रहा। मतलब कि गर्मियां कभी आई ही नहीं, मानो जैसे कुदरत भी इनके खिलाफ हो। खैर, उस समय एरेबस में खड़े सर जॉन टेरर की ओर देख रहे थे, क्योंकि वहां थे फ्रांसिस क्रोजियर। फ्रैंकलिन ने उसकी बात नहीं मानी और आगे ईश्वर ही इनकी मदद करे। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। जुड़े रहिए, 4 साल की कहानी अभी भी बाकी है। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें